सो हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज हम पढ़ रहे थे मतलब बायोकेमिस्ट्री की सेकंड यूनिट, और सेकंड यूनिट का हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और उसके हमने स्टेजेस के बारे में बात करी थी कि ग्लाइकोलाइसिस जो हमारी मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस का पैथवे होता है, ये कितने स्टेजेस में होता है। तो इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। तो ये 3 स्टेजेस में होता है, इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आज हम शुरू करने वाले ग्लाइकोलाइसिस का पैथवे, जो क्या इंपॉर्टेंट तो है ही लेकिन समझने वाला भी है। तो इसको शुरू करते हैं, इसके पैथवे को। ग्लूकोज का जो पैथवे है ग्लाइकोलाइसिस का, वो 10 स्टेप्स में कवर होता है पूरा, जो कि हमारा 10वां स्टेप होता है पायरूवेट काइनेसिस। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो जो हमारी ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। उसमें जो हमारा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हेक्सोकाइनेस। तो हेक्सो का मतलब जो होता है हमारा 6 कार्बन होता है, और काइनेस का मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, उसमें हमारा फॉस्फोराइलेशन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो मतलब ग्लूकोज है तो उसकी जो है ना हमारी 6 नंबर पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप आगे जुड़ जाता है एक, और इसमें हमारी एक एटीपी इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब एक एटीपी का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इसको अभी हम थोड़ी सी थ्योरी फॉर्म में देख लेते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्शन को। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं रिएक्शन फर्स्ट, जो हमने अभी पीछे देखा है कि जो हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो उसकी रिएक्शन को हम थ्योरी में देख लेते हैं थोड़ा सा। फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारा फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, जो कि हमारी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बना रहा है। दिस रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी सो इट इज़ कवर्ड टू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी टू एडीपी एंड फॉस्फेट। तो इसमें क्या होता है, हमको रिक्वायर होती है एनर्जी की, और इसमें जो है ना हमारी एडीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब एटीपी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, एटीपी को तोड़ते हैं। वो जो हमारी एटीपी है, वो एटीपी जो है हमारी एडीपी में मतलब कन्वर्ट हो जाती है, और जो हमारा एक फॉस्फेट है वो हमारे ग्लूकोज के साथ 6 नंबर पर फॉस्फेट में जुड़ जाता है। अब जो आ जाता है नेक्स्ट एंजाइम। तो इसमें जो हमारा एंजाइम है वो हेक्सोकाइनेस रेस्पॉन्सिबल होता है। इट हैज़ ए लो केएम फॉर ग्लाइकोलाइसिस। तो ये जो है ग्लाइकोलाइसिस के लिए मतलब लो केएम वैल्यू होती है इसकी। थस वन ग्लूकोज एंटर्स द सेल्स। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज एंटर करता है हमारे सेल्स में, इट गेट्स फॉस्फोराइलेटेड, और उसके बाद हमारी फॉस्फोराइलेटेड हो जाती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस स्टेप इज इरिवर्सिबल। और ये जो हमारा पहला स्टेप है वो इरिवर्सिबल है, ना कि रिवर्सिबल। सो द ग्लूकोज गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड द सेल। इसीलिए जो हमारी ग्लूकोज है वो सेल की इनसाइड में ट्रैप्ड होती है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसपोर्ट ओनली फ्री ग्लूकोज, नॉट फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज। तो जो हमारी ग्लूकोज है वो ट्रांसपोर्ट जो होती है वो हमारी ओनली फ्री ग्लूकोज ही ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि जो हमारी फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज होती है वो हमारी ट्रांसपोर्ट नहीं होती। तो जैसे हमारा पहला स्टेप था तो उसको हमने मतलब यहाँ पे थोड़ा थ्योरी में भी दिखाया है। अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं अपने चार्ट पर। तो अभी हमने पहला स्टेप अपना पूरा कवर कर दिया है। अब जैसे कि हमारी पहली रिएक्शन थी वो हमारी इरिवर्सिबल थी, और बाकी की जो हमारी रिएक्शन है सारी मतलब हमारी लास्ट वाली रिएक्शन को छोड़ के सारी ही रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब जैसे कि हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो उसमें जो हो रहा है हमारा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, और जो हमारी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जो है हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है। अब दूसरा स्टेप भी हम थ्योरी में देख लेंगे अभी रुक के। और तीसरा स्टेप आ जाता है हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन रहा है, तो उसमें जो हमारा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो इसमें भी हमारी एक एटीपी यूटिलाइज हो रही है, और हमारा जो एक फॉस्फेट था मतलब एटीपी जो होता है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, मतलब उसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। लेकिन जो हमारा अब एडीपी में 2 फॉस्फेट होते हैं, तो यहाँ से जो एक फॉस्फेट था वो हमारे फ्रक्टोज के साथ मतलब पहले नंबर पर जुड़ जाता है। तो ये जो आ जाता है हमारा चौथा स्टेप जो है ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यानी कि इसमें क्या होता है, हमारे 2 फॉस्फेट ग्रुप आके ऐड हो जाते हैं। एक तो हमारा फर्स्ट नंबर पर आ जाता है और एक आ जाता है हमारा 6 नंबर पर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो फ्रक्टोज से हमारा 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं। एक तो हमारा निकलता है हमारा एल्डोज, एक तो हमारा एल्डोज एंजाइम की फॉर्म में निकलता है हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम DHAP बोलते हैं। और एक निकलता है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि हमारे ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमर्स की एंजाइम की रिस्पॉन्सिबल में निकलता है।
तो जो है हमारे ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल निकलने, एक तो हो गया हमारा DAP और एक हो गया हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एक तो हमारा निकल रहा है एल्डोलेस एंजाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी में और एक निकल रहा है हमारा ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमर्स की। तो गाइस ये जो पैथवे है थोड़ा मतलब ऐसे ही पैथवे, इसको आप मतलब थोड़ा दिमाग से देख लेना, इसकी जो चार्ट है उसको दिमाग में सेट कर लेना एक तरीके से। तो फिर अब क्या होता है, जो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है तो इसमें 2 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, एक तो हमारा एक तो ये हो गया और एक हो गया 2, तो 2 मॉलिक्यूल इसमें हमारे निकल रहे हैं। अब क्या होता है नेक्स्ट उससे उसका फिर जो हमारा 2NAD से जो हमारा 2NAD प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और जो हमारा 1,3-bis ग्लिसरेट बनता है। तो ये जो हमारा 1,3-bis ग्लिसरेट बन रहा है वो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेशन की एंजाइम में बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, मतलब इसमें हमारा फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। ठीक, अब थोड़ा नेक्स्ट और देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। जो हमारा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा इसमें हमारा 2 ATP का कन्वर्ट हो रहा है 2 ATP में। इसमें हमारी ATP यूटिलाइज नहीं हो रही, इसमें क्या हो रहा है, हमको फॉस्फेट मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, जैसे कि हमारा एक 1,3-bis फॉस्फो, तो इसमें क्या था, मतलब 2 फॉस्फेट थे, तो एक फॉस्फेट क्या है हमारा, जैसे ADP में हमारा एक और फॉस्फेट जुड़ेगा तो वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो एक फॉस्फेट था वो मतलब ATP में चला गया और हमारा जो तीसरा फॉस्फेट था ना वो इसमें आ गया है हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। तो वो जो हमारा एंजाइम है उसमें वो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। अब हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं, और जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है अब वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो होता है हमारा फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस की एंजाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी में। उसके बाद क्या होता है, जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है हमारा जो है उसमें 2H2O मतलब डिहाइड्रेशन होता है उसका, इनोलेस की एंजाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिहाइड्रेशन होता है उसमें, तो हमारा H2O निकल जाता है और जो हमारा फॉस्फोफिनोल पायरूवेट्स है वो हमारा बन जाता है। फॉस्फिनोल पायरूवेट से जो हमारा पायरूवेट्स बनने की जो प्रोसेस है वो पायरूवेट काइनेस की एंजाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है और उसमें भी हमारा जो 2 ADP हैं वो हमारे ATP के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और तब हमारा पायरूवेट बनता है। तो इसमें क्या होता है, ये आप मतलब दोबारा से देख सकते हो, दोबारा समझ लेना इसको। तो ये हमारा ग्लूकोज से पायरूवेट बनने तक की प्रोसेस में इतने सारा कुछ होता है, जिसमें कि हमारे ये इधर की साइड में सारे एंजाइम निकल रहे हैं और इधर की साइड में हमारे जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और इसमें हमारी ATP मतलब यूज भी हो रही हैं। जैसे कि हमारी ऊपर हमारी 2 ATP यूज हुई हैं बट नीचे की तरफ हमें ATP प्राप्त हुई है, मतलब ATP मिल रही है। 2 ATP हमको यहाँ मिली और 2 ATP मतलब यहाँ पर मिली। तो इसको अभी थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं। सो गाइस इसकी जो मतलब रिएक्शन है वो मतलब मैं PDF में डाल दूंगा, जो थ्योरी वाइज रिएक्शन है उनको आप पढ़ लेना, एक बार ये आपके समझ में आ जाएगी। अगर मैं इस वीडियो में सारे रिएक्शन को पढ़ूंगा तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी बैलेंस शीट, यानी कि कितनी एनर्जी इसमें मतलब यूज हुई है और टोटल हमको कितनी एनर्जी मिली है। तो जैसे कि हमारी हेक्सोकाइनेज में एक ATP यूज हुई थी और एक ATP हमारी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में यूज हुई थी एक ATP, और उसके बाद हमारे जो GAPDH में 2 NADH मिले थे हमको और फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस में हमको 2 ATP प्राप्त हुई थी, पायरूवेट काइनेस में हमको 2 ATP प्राप्त हुई थी। तो हमारी एक और एक 2 ATP तो हमने मतलब यूज कर ली और हमने टोटल हमारी 4 ATP हमको प्राप्त हुई। तो हमारी जो नेट ATP आ रही हैं वो हमारी 2 ATP मिलकर आ रही हैं। तो यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 2 तो हमको ATP प्राप्त हुई इसमें और 2 NADH प्लस प्राप्त हुआ। तो इतना है, मतलब ये देख लेना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस। सो गाइस अब पढ़ लेते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का क्या काम है, किस काम में ग्लाइकोलाइसिस आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, ग्लाइकोलाइसिस इज एन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल सेंट्रल पाथवे ऑफ ग्लूकोज कैटाबोलिज्म अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल टिश्यूज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम लीडिंग टू जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ ATP फॉर वाइटल एक्टिविटीज़। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ये ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होता है, एक यूनिवर्सल पाथवे, यानी कि यूनिवर्सल का मतलब आ गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैसे कि हमारे एनिमल्स हो गए, हमारे प्लांट्स हो गए, ये सब हमारे एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये क्या होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने का जो सेंट्रल पाथवे है जो कि किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में होता है।
किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के जो साइटोप्लाज्म हो गए उनमें टिश्यू में होता है, और इससे जो है हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलती है, जो कि हमारी डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के काम में आती है, जो कि हमारे डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के काम में आती है। तो ये इसका पहला काम होता है। अब दूसरा देख लेते हैं हम। इन प्लांट्स ग्लाइकोलाइसिस इज द की मेटाबॉलिक कंपोनेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस विच जनरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो देखो क्या होता है इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में जो है हमारी रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस होती है, तो उसमें जो ग्लाइकोलाइसिस की मेटाबॉलिक कंपोनेंट का काम करता है, विच जनरेट एनर्जी, जो कि जनरेट करता है एनर्जी, हम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एटीपी से हमारी एनर्जी को जनरेट करता है। अब तीसरा आ जाता है हमारा मैनी टाइप्स ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एंटायरली डिपेंड ऑन द ग्लाइकोलाइसिस। तो हमारे जो जितने भी हमारे एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए वो हमारे डिपेंड रहते हैं हमारे ग्लाइकोलाइसिस पर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि हमारा ममेलियन टिश्यूज सच एस रीनल मेडुला एंड ब्रेन सोलेली डिपेंडेंट फॉर माजोर सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस। तो जैसे कि हमारी ममेलियन टिश्यूज हो गए सच एस, जैसे कि हमारा रीनल मेडुला हो गया या फिर हमारा ब्रेन हो गया, तो ये डिपेंड रहते हैं हमारे ग्लाइकोलाइसिस की एनर्जी के सोर्स के लिए। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा इसके सिग्निफिकेंस हो गए। तो जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करने की वजह से मैंने जो हमारी स्टेप वाइज रिएक्शन थी, जैसे हमारी ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे था जो हमारा थ्योरी में था, तो उसको मैं मतलब पीडीएफ में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप मतलब कमेंट करना कि इनको भी आप समझा दीजिए, तो मैं ज़रूर दूसरी वीडियो में उनको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अब हमारा ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रैब्स साइकिल या सिट्रिक साइकिल। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी जल्दी। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अभी आप देख लेना और मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।